अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज के वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजी टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, हमने पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पहले केपलर्स लॉज स्टडी किए। उसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में, यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर तरीन फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। देखो, हम देखते हैं नेचर में हम 4 बेसिक फोर्सेस है, या हम कह सकते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नेचर में 4, इनको हम कहते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस है या बेसिक फोर्सेस। बाकी जो भी फोर्सेस आप देखोगे यूनिवर्स दुनिया में, वो इन्हीं में से किसी में लाई करेगा, किसी न किसी कैटेगरी में आएगा। तो ये है हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस या 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सिर्फ हमारे पास 4 है फंडामेंटल फोर्सेस, कहलाते हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस ना। अगर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग है वीक न्यूक्लियर फोर्स, सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। देखो, जब हम दो बॉडीज के बीच हम जब फोर्स निकालते हैं, दैट फोर्स इज गिवन बाय Gm1 m2 अपॉन r²। देखो, इसमें हमने देखा जो G की वैल्यू है, G इट इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखो आप, ये जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इसकी, बहुत ही स्मॉल। देखो 10⁻11, सो दैट मीन्स इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। सो जब ये जो वैल्यू है 6.67 10⁻11, जब हम ये फॉर्मूला में डालेंगे तो ऑब्वियसली जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम आएगा। अच्छा, अब देखो, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। लाइक देखो, मेरे हाथ में ये 2 मार्कर्स है, इनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच लगता है, मगर इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम लगता है, दैट इज वाई हम उसका कोई असर नहीं देखते इन पे, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ते। इनके बीच तो अट्रैक्शन है, मगर एक दूसरे को ऐसे नहीं खींचते। ठीक है, एक दूसरे की तरफ नहीं आते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम कोई इफेक्ट नहीं देखते यहाँ पे, क्योंकि मासेस छोटे हैं, बॉडी छोटी है, तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम आता है। मगर अगर बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हम देखते हैं। लाइक अर्थ और मार्कर, देखो नीचे अर्थ है, ऐसे में मार्कर अगर मैं ड्रॉप करूं तो अर्थ इसको ऐसे अपनी ओर खींचती है। तो क्योंकि इन 2 बॉडीज में एक बॉडी बड़ी है, अर्थ बड़ी है, तो यहाँ पे एक मास तो बड़ा आएगा, तो फोर्स का वैल्यू जो है कुछ
आएगा, फोर्स का वैल्यू इतना आएगा कि वो इस मार्कर को नीचे नीचे खींचेगा। ठीक है, तो छोटी बॉडीज़ में ये ग्रेविटेशन फोर्स का असर हमें नहीं दिखता, बट जो बड़ी 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 बॉडीज़ है, हेवनली बॉडीज़ है, अर्थ है, मून है, सन है, तो इनमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। लाइक मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको घुमाता है। अच्छा, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, मगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसका बड़ा इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है यूनिवर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोर्स। देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। लाइक हम अभी अर्थ पे चलते हैं, अपना काम करते हैं, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए तो हम अर्थ पे नहीं चल पाएंगे, तो हम हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि हमें खींचने वाला फोर्स ही नहीं रहेगा। अर्थ की सरफेस पे हमें जो फोर्स रोक के रखता है वो अगर गायब हो जाए तो हम तो हवा में उड़ जाएंगे। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मून जो है, मून अर्थ को छोड़ के भाग जाएगी। इसी तरह जो बाकी प्लैनेट्स है वो सन को छोड़ के चले जाएंगे। तो पूरा ये जो सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स बिखर जाएगा विदाउट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इम्पोर्टेंस के लिहाज से हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा देखो, अब सेकंड प्रॉपर्टी gravitational force, it forms gravitational force forms action reaction pair, forms action reaction pair, that is it obeys Sir Newton's third law, that is it obeys Sir Newton's third law। देखो इसका क्या मतलब है, देखो ये हमने यूनिवर्सल लॉ में जब हमने लॉ स्टडी किया वहां पे भी हमने ये समझा। लाइक यहाँ पे अगर 2 पॉइंट मासेस है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। अगर ये m2 मास इसको खींचता है विद 5 न्यूटन फोर्स, सपोज समझने के लिए m1 मास भी m2 को इसी फोर्स से खींचेगा 5 न्यूटन से, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर m2 मास इसको 5 न्यूटन से खींचता है, m1 मास भी इसको 5 न्यूटन से वापस खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, दो फोर्स का पेयर बन गया। वी से दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, F12 क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, ठीक है। इसी तरह F21 क्या है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। नाउ वी कैन राइट F12, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, इज इक्वल टू F21। यहाँ पे नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। सो इट मीन्स F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट माइनस साइन मैंने यहाँ पे डाला। माइनस साइन का मतलब है कि डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, और एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। देखो दूसरी एग्जांपल, ये यहाँ पे सपोज अर्थ है, ठीक। ये है एप्पल, अर्थ की सरफेस के नजदीक एक एप्पल। अच्छा, अर्थ इस एप्पल को खींचती है अपनी ओर। सपोज इसने इसको खींचा अपनी ओर विद फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑफ एप्पल, वेट तो है ही, जितना एक अर्थ एक बॉडी को कितना अपनी ओर खींचती है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी mg। तो सपोज ये वेट आया, सपोज इट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स से अर्थ इस एप्पल को खींचती है। तो हम क्या देखते हैं, ये एप्पल भी अर्थ को खींचेगा विद 1 न्यूटन। एप्पल भी अर्थ को खींचेगा विद 1 न्यूटन। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यहाँ पे हमने एप्पल की एग्जांपल ली है। अर्थ इस एप्पल को खींचेगा विद 1 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एप्पल भी अर्थ को खींचेगा विद 1 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स इट। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हमने समझा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे,
तीसरी प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तीसरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, क्यों लॉन्ग रेंज हम इसको कहते हैं? देखो हम इसको लॉन्ग रेंज क्यों कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका इफेक्ट हम दूर दूर तक देखते हैं, दूर दूर तक हम इसका इफेक्ट देखते हैं। देखो अगर हम देखें सन और अर्थ, इनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इनके बीच। डिस्टेंस होने के बावजूद भी सन अर्थ को अपने अराउंड घुमाता है, सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स को भी सन अट्रैक्ट करता है। डिस्टेंस इनके बीच बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी अट्रैक्ट करता है, तभी वो उसी अट्रैक्शन की वजह से वो गोल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो स्टार्स है, स्टार्स के बीच, एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उस डिस्टेंस के बावजूद ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें एक गैलेक्सी में कोई स्टार, दूसरी गैलेक्सी में कोई स्टार है, वो स्टार्स, एक गैलेक्सी का स्टार और दूसरी गैलेक्सी का स्टार, वो स्टार्स भी अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल, वो स्टार्स भी, उन स्टार्स के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, एक स्टार एक गैलेक्सी में, दूसरा स्टार दूसरी गैलेक्सी में, डिस्टेंस वेरी लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स वेरी लार्ज, उसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स उन स्टार्स के बीच भी लगता है। ठीक है, गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सीज, इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो दैट इज व्हाई वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बिकॉज इट operates over very large distances, दूर दूर तक फैला है इसका असर। दैट इज व्हाई वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, एक लॉन्ग रेंज फोर्स। अच्छा, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। Gravitational force is a central force। देखो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका क्या मतलब है, फिर हम समझेंगे। As the force acts along the line, joining the 2 point masses, and its magnitude is a function of distance between the 2 point masses, so it is a central force। देखो मैंने क्या लिखा है, as the force acts along the line joining the 2 point masses। देखो यहाँ पे 2 point masses है, suppose this is point mass m1, this is point mass m2, this point mass m1 and m2, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा, कहाँ से लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो m1 इस m2 को खींचेगा, ऐसे तो नहीं खींचेगा, ये इसको खींचेगा कुछ इस तरह से। हम इन 2 पॉइंट मासेस को ज्वाइन करेंगे विद अ लाइन, ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगता है। 2 पॉइंट मास को हम ज्वाइन करेंगे विद अ लाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ये फोर्स है, क्योंकि हमें पता है फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो वी कैन से जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। जितनी डिस्टेंस कम हो जाएगी उतना इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितने दूर हो जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। सो वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। अब ये जो 2 कंडीशंस मीट हो रही है यहाँ पे, एक कंडीशन नंबर 1 इज
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट मासेस। कंडीशन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। अगर कोई फोर्स ये 2 कंडीशंस मीट करता है, हम ऐसे फोर्स को कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहेंगे, क्योंकि एक तो ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट मासेस, और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस। दैट इज व्हाई वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज gravitational force is a conservative force. Property number 5, gravitational force, GF लिखूंगा मैं, gravitational force is a conservative force. अब conservative force का क्या मतलब है? is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने डिटेल में समझाया, मैंने डिटेल में आपको समझाया कंजर्वेटिव क्लास में जब हमने पढ़ा वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में अच्छी तरह से समझा है। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा खाली नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे पोजीशन ए पे, ठीक है, पोजीशन ए पे ये है अर्थ सरफेस। एक बॉडी है पोजीशन ए पे, इस बॉडी को मैं ले जाऊंगा पोजीशन बी पे, इसी बॉडी को मैं ले जाना चाहता हूँ पोजीशन बी पे। तो मैं इसको डिफरेंट पाथ्स के थ्रू ले जा सकता हूँ। एक तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे वर्टिकली मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे करके ऐसे ले जाऊंगा बी तक, फ्रॉम ए टू बी। दूसरा तरीका है मेरे पास, पहले मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा सी तक, पोजीशन सी तक, फिर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा ऐसे, फिर ऐसे, ये भी तरीका है। ए से बी तक ले जाने के लिए ये भी तरीका है, पहले मैंने इस बॉडी को यहाँ पे लाया फिर यहाँ पे लेके गया। अच्छा, अब अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज, क्योंकि जब बॉडी ए से बी तक जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स विल डू सम वर्क। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज W1, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज W1। सपोज अगर मैंने इस बॉडी को इस पाथ से लेके गया A टू C देन C टू B, सपोज अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू W2 सपोज। अच्छा, सो हियर W1 विल बी इक्वल टू W2 क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे लिखूंगा मैं एक लाइन पहले, इफ as the work done by gravitational force depends only on the initial and final positions of the body and not on the path followed between the two positions. So it is a conservative force. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करता है, कितना वर्क डन करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन क्या है बॉडी की और फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी की, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। आप कहाँ से लेके जाते हो बॉडी को, चाहे बॉडी को ए से बी तक आप इस पाथ से लेके जाओ या इस पाथ से लेके जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन सेम करेगा, W1 विल बी इक्वल टू W2। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये वर्क डन जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशंस, दैट इज व्हाई वी से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Gravitational force is always attractive. हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, never repulsive. It is never repulsive.
It is never repulsive. Gravitational force is always attractive. It is never repulsive. देखो अगर हम इसको समझेंगे अब, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें, चार्जेस में देखें, हमें पता है कि लाइक एंड अनलाइक चार्जेस जो है, देखो ये दो चार्जेड पार्टिकल्स है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, हमें पता है। अगर लाइक चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये रिपल करते हैं, ऐसे रिपल। सो पॉइंट जो चार्जेस है वो कभी अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपल करते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक चार्जेस हैं वो रिपल करेंगे। मगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 और m2 के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये m1 इसको हमेशा m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 हमेशा m1 को अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल, यू विल नेवर सी ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कभी भी रिपल्सिव नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7। Gravitational force is independent on the intervening medium between the masses, between the two bodies. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। सपोज यहाँ पे दो मासेस है, पॉइंट मासेस, ऐसे m1 और m2, यहाँ पे दो पॉइंट मासेस है। ये सपोज रखे हैं वैक्यूम में रखे हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद व्हाट फोर्स, F इज इक्वल Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये वैक्यूम की बात है। इन्हीं दो पार्टिकल्स को आप एयर में रखो या किसी गैस में रखो, m2, अब मीडियम है एयर, अब मैंने इनको एयर में रखा, ठीक है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? इट इज अगेन Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यही दो पार्टिकल्स, इनको आप वाटर में रखो, m1 m2, यही दो पार्टिकल्स, कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इनके बीच डिस्टेंस है r, यहाँ पे भी इनके बीच डिस्टेंस है r, मैं कोई फैक्टर चेंज नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने इनको वाटर में रखा, इनके बीच डिस्टेंस है r, यहाँ पे भी इनके बीच डिस्टेंस है r। अब वाटर में मैंने जब इनको रखा वाटर में, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो इंटरवीनिंग मीडियम, बॉडीज मासेस किस मीडियम में रखे गए हैं उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। इट इज ऑलवेज Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। चाहे वैक्यूम में रखो, चाहे एयर में रखो, चाहे वाटर में रखो, चाहे किसी और मीडियम में रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो लिखूंगा मैं पहले, ग्रेविटेशनल फोर्स GF, gravitational force is independent on the presence or absence of other bodies. Gravitational force is independent on the presence or absence of other bodies. देखो समझाऊंगा मैं। सपोज यहाँ पे दो पॉइंट मास है m1 एंड m2 दो बॉडीज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये दो ही मासेस है यहाँ पे m1 एंड m2, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, m1 को m1 m2 सेम मासेस m1 और m2, सेम डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच डिस्टेंस है r। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टिकल यहाँ पे रखूंगा, थर्ड मास यहाँ पे रखूंगा m3। अब मैंने तीसरे मास को लाया, दैट इज उसका मास है m3। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, इस टाइम भी लगेगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना फोर्स लगता था जब m3 नहीं था, यहाँ पे Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जब m3 आ गया यहाँ पे,
इन M3's प्रेजेंस, M3 के प्रेजेंस में इन पॉइंट मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस पर। सो चाहे M3 को यहाँ पे रखो या ना रखो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू मासेस डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आपने इसका नोट बनाया होगा, बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो।